नमस्कार। आज हम बात करेंगे इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाम की 3 नाड़ियों के बारे में। आपको मालूम ही है कि हमारे सूक्ष्म शरीर में जो 7 चक्र स्थित हैं, उसमें सबसे जो पहला चक्र है जिसको हम मूलाधार चक्र बोलते हैं, उसी चक्र से इन 3 नाड़ियों का उद्गम होता है। और जो ईड़ा नाम की जो नाड़ी है वो हमारे मूलाधार के बाएं भाग से, और जो पिंगला नाड़ी है वो मूलाधार के दाहिने भाग से, और जो सुषुम्ना नाड़ी है वो बिल्कुल मध्य से, बिल्कुल सेंटर से नीचे से शुरू होकर ऊपर के चक्रों की ओर जाती है। और इसी सुषुम्ना नाड़ी के भीतर ही सभी चक्रों की स्थिति है। और सुषुम्ना जो कि सबसे विशेष नाड़ी है, अगर हम इसको लिटरली इसको संधि विच्छेद करें तो इसका अर्थ होता है सुख मना, यानी कि ऐसा मन जो सुखी है, ए जॉयफुल माइंड। एक सुखी मन को या जॉयफुल माइंड को हम सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये किस प्रकार की नाड़ियां हैं, इसको हम कैसे पता लगाएं? तो इसके लिए आपको समझना होगा कि जो हमारे नाक है और इसके जो 2 छिद्र हैं, दायां छिद्र और बायां छिद्र, राइट नॉस्ट्रेल और लेफ्ट नॉस्ट्रेल, यहाँ से जो हमारी श्वास अंदर जाती है, अगर हमारी राइट नॉस्ट्रिल से श्वास अंदर जाए तो उसको हम बोलेंगे कि हमारी पिंगला नाड़ी चल रही है। लेकिन अगर हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अगर श्वास अंदर आ जा रही हो तो हम बोलेंगे कि हमारी ईड़ा नाड़ी एक्टिव है या हमारी ईड़ा नाड़ी चल रही है। लेकिन जब हमारी दोनों श्वासें एक साथ चल रही हो तो उसको हम बोलेंगे कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है। जनरली आप चेक करें, आप देखेंगे कि अधिकतर हमारी एक तरफ की नाक बंद रहती है और दूसरी तरफ की नाक चल रही होती है। या कई बार ऐसा होता है कि एक तरफ की नाक चल रही होती है और दूसरी तरफ की नाक आधी अधूरी चल रही होती है। तो जिस वक्त, जिस समय जौन सा नाक का छिद्र एक्टिव हो, जिस समय जौन सी भी नॉस्ट्रिल एक्टिव होती है, यानी कि जिस तरफ से श्वास आ जा रही होती है, हम उस तरफ की नाक को बोलते हैं कि ये वाला जो नाड़ी है वो एक्टिव है। उदाहरण के लिए अगर लेफ्ट नॉस्ट्रेल में सांस आ जा रही है तो हम कहेंगे ईड़ा नाड़ी एक्टिव है। अगर राइट नॉस्ट्रिल में श्वास आ जा रही हो तो हम कहेंगे पिंगला नाड़ी एक्टिव है। या अगर दोनों श्वासें एक साथ चल रही हो तो हम कहेंगे सुषुम्ना नाड़ी हमारी एक्टिव है। जनरली क्या होता है कि हर 1 घंटे में हमारी श्वास चेंज होती रहती है। 1 घंटा ईड़ा नाड़ी चलती है और 1 घंटा पिंगला नाड़ी चलती है, और हर 1 घंटे में हमारी ये श्वास चेंज होती रहती है। लेकिन जब एक नाड़ी से दूसरी नाड़ी चेंज होती है, यानी कि जैसे अभी ईड़ा चल रही है, तो जब पिंगला चलना शुरू होगी तो पिंगला चलने से पहले कुछ मिनट के लिए, 2 3 4 मिनट के लिए सुषुम्ना नाड़ी चलती है, यानी कि वो बहुत कम समय के लिए चलती है। 1 घंटा ईड़ा चलेगी, फिर उसके बाद 2 4 मिनट के लिए सुषुम्ना नाड़ी चलेगी, फिर उसके बाद 1 घंटा पिंगला नाड़ी चलेगी, फिर 2 4 मिनट के लिए सुषुम्ना नाड़ी चलेगी, और फिर 1 घंटे के लिए। इस प्रकार लगातार ये क्रम हमारा सुबह से रात तक हर वक्त लगातार चलता रहता है। अब हमें ये समझना होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें ईड़ा नाड़ी ज़्यादा डोमिनेंट होती है, प्रिडोमिनेंट होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें पिंगला नाड़ी ज़्यादा डोमिनेट होती है। तो जिस व्यक्ति के अंदर जौन सी नाड़ी ज़्यादा स्ट्रांगली चलती होगी, उस व्यक्ति के ऊपर उस नाड़ी का प्रभाव ज़्यादा रहता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी ईड़ा नाड़ी ज़्यादा स्ट्रांग है या अगर वो ओवर हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए, तो वो प्रभाव और भी ज़्यादा आपके ऊपर बढ़ जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपकी ईड़ा नाड़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहती है पूरे दिन में, और 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम वो इवन इम्बैलेंस होके चलने लग जाती है, तो क्या होगा, जो ईड़ा नाड़ी की जो प्रकृति है वो एक्चुअली ठंडी नाड़ी है। इसको हम चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं। तो अगर
आप ईड़ा प्रभावी व्यक्ति हैं, आपके अंदर ईड़ा नाड़ी के प्रभाव ज़्यादा हैं, आप इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, ये ज़्यादा आप में स्ट्रांगली चलती है, तो क्या होगा, इसके ठंडे स्वभाव के कारण आप अंतर्मुखी स्वभाव के व्यक्ति रहेंगे। आपकी मानसिक शक्तियाँ ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगी, क्योंकि जो ईड़ा नाड़ी है वो हमारी मेंटल एबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करती है, हमारी मानसिक शक्तियों को रिप्रेजेंट करती है। तो आप ऐसे व्यक्ति होंगे जिसमें मानसिक बल ज़्यादा होगा, जो दिमाग से जुड़े हुए काम, लेखन, पढ़न वगैरह जो है, इस तरह के काम आप करना ज़्यादा पसंद करेंगे बजाय फिजिकल वर्क करने के। और आप भावनात्मक होंगे, और आप, क्योंकि ईड़ा नाड़ी एक ठंडी नाड़ी है और ये हमें शांत करती है, तो ऐसे व्यक्ति विश्राम पसंद होते हैं। और इस प्रकार के व्यक्ति स्त्रैण प्रकृति के होते हैं, फेमिन नेचर के होते हैं, थोड़ा इनका स्वभाव शांत होता है, और ये स्थिर और गंभीर प्रकृति के होते हैं, लेकिन विवेकवान होते हैं। और लेकिन अगर ये नाड़ी जुड़ से ज़्यादा भी एक्टिव हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति उदासी और डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ये ठंडी नाड़ी है तो उनको कफ से रिलेटेड रोग ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रकार अगर आप में ईड़ा नाड़ी का अगर प्रभाव ज़्यादा है, तो आप में ये गुण ज़्यादा रहेंगे। लेकिन अगर इसके विपरीत आप में अगर पिंगला नाड़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो, जो सूर्य की नाड़ी है, जो गर्म नाड़ी है, तो क्या होगा, फिर आप बहिर्मुखी प्रकृति के व्यक्ति होंगे। आप सोशल ज़्यादा होंगे, लेकिन थोड़ा अहंकारी भी होंगे। और पुरुषैण, यानी कि आप में मस्कुलर पावर ज़्यादा होगी। आप काफ़ी शौर्यवान, चेहरे पे तेज लिए हुए, क्रियाशील, उत्साही, बलवान, चंचल प्रकृति के व्यक्ति होंगे। यानी कि आपको शांत नहीं बैठाया जा सकता, आप हमेशा एक्टिव रहना पसंद करेंगे। तो पिंगला नाड़ी की खासियत क्या है कि यह व्यक्ति को एक्टिव करती है, और ईड़ा नाड़ी की खासियत क्या है कि वो व्यक्ति को शांत करती है। तो दो ही तरह के व्यक्ति होते हैं, इंट्रोवर्ट और आउट्रोवर्ट। तो आप या तो अंतर्मुखी होंगे या बहिर्मुखी होंगे। अगर अंतर्मुखी होंगे तो आप ईड़ा नाड़ी वाले व्यक्ति हैं, और अगर बहिर्मुखी होंगे तो आप पिंगला नाड़ी से प्रभावित व्यक्ति हैं। अगर आप ईड़ा नाड़ी से प्रभावित व्यक्ति होंगे तो आप में स्त्रियों वाले गुण ज़्यादा होंगे, चाहे आप पुरुष भी हों। लेकिन अगर आप पिंगला नाड़ी से प्रभावित व्यक्ति हैं तो आप में पुरुषों वाले गुण ज़्यादा होंगे, चाहे आप स्त्री भी क्यों ना हो। तो ये ईड़ा और पिंगला का मैंने मोटा मोटा आपको उसकी जो विशेषताएं हैं वो आपको बताई। अब सुषमना, लेकिन क्या होता है कि जब तक हमारी ईड़ा और ज़्यादातर तो हमारी यही नाड़ी चलती है, सुषमना तो बहुत कम चलती है। लेकिन अगर आपकी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, ये दोनों एक तरह का असंतुलन है, ये एक द्वैत है, यानी कि आप ड्यूलिटी में हैं, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ, घड़ी के पेंडुलम की तरह आप दोनों स्थितियों में डोलते रहेंगे। कभी आप इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, कभी आउटरवर्ट हो जाएंगे, कभी आप शांत हो जाएंगे, कभी एक्टिव हो जाएंगे, कभी दिन कभी रात, ये चलता रहेगा जब तक हम ईड़ा और पिंगला नाड़ी के चक्कर में फंसे रहते हैं। लेकिन जब ये दोनों नाड़ियाँ बैलेंस होनी शुरू हो जाती हैं, इक्वल होनी शुरू हो जाती हैं, तो सुषुम्ना ज़्यादा से ज़्यादा जागृत होनी शुरू हो जाती है। सारे योग शास्त्र का ध्येय ही यही है कि आपकी ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों को बैलेंस किया जाए। तो जैसे जैसे आपकी ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियाँ बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी, संतुलित होनी शुरू हो जाएंगी, तो उसी मात्रा में आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होनी शुरू हो जाएगी। जो अभी 2-4 मिनट के लिए आपकी सुषुम्ना एक्टिव होती है, वो उसका टाइम फ्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होनी शुरू हो जाएगी, तो आप में एक संतुलन आना शुरू हो जाएगा, आप बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। और जब आपकी ईड़ा और पिंगला दोनों के असंतुलन खत्म होकर जब संतुलन आना शुरू होता है, तो आपके अंदर अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़नी शुरू हो जाती है, और आपके अंदर एक प्रकार की स्थिरता, जो आध्यात्मिक स्थिरता होती है, जब व्यक्ति इच्छाओं के पीछे दौड़ना भागना बंद कर देता है और शांत होना शुरू हो जाता है, वो स्थिति आनी शुरू हो जाती है, यानी कि व्यक्ति बैलेंस होना शुरू हो जाता है। और जब हम वैसे भी जनरल लाइफ में भी जब हमारी ईड़ा या पिंगला नाड़ी चल रही होती है, तो हम एक तरह के तनाव में ही होते हैं। लेकिन जब सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है,
तो हम थोड़ा स्थिर रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि जब भी आप ध्यान में बैठें तो चेक करें आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है। अगर आपकी ईड़ा नाड़ी चल रही है तो उस वक्त आप ध्यान में बैठेंगे तो आपको विचार बहुत तंग करेंगे, क्योंकि ईड़ा मानसिक पक्ष को हमारे रिप्रेजेंट करती है। लेकिन जिस वक्त आप ध्यान में बैठेंगे, अगर उस वक्त आपकी पिंगला नाड़ी अगर चल रही हुई जो हमारी फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करती है, तो आपका शरीर आपको तंग करता रहेगा, आप स्थिर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उस वक्त आप में एनर्जी वाली गर्म वाली नाड़ी एक्टिवेट है। लेकिन जिस वक्त आप ध्यान में बैठे उस वक्त अगर आपकी सुषुम्ना नाड़ी अगर चल रही हो, यानी कि श्वास दोनों नथुनों से खुल के आ जा रही हो, तो अगर आप ध्यान में बैठते हैं तो आप ध्यान में बहुत गहरे जाएंगे, क्योंकि ये प्रमोट करती है मेडिटेशन को, ये नाड़ी सपोर्ट करती है। तो ये मैंने आपको ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना इन तीनों की जो विशेषताएं आपको बताई। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि जनरली लाइफ में अगर आपको कभी भी कोई ऐसे काम करने हैं जिसमें आपको उत्तेजना की ज़रूरत है, आवेश की और जोश की और साहस की और ताकत की ज़रूरत है, तो कोई विशेष कार्य तभी करें जब आपकी सूर्य नाड़ी चल रही हो। वो आप चेक कर सकते हैं अपना देख कर कि इस वक्त कौन सी नाड़ी चल रही है। तो जब भी आपको कोई एक्टिव फिजिकल वर्कआउट करना है तो उस वक्त करें जब आपकी सूर्य नाड़ी चल रही हो। और लेकिन अगर आपको कोई मानसिक कार्य करना है, कोई भावनात्मक या शांति और स्थिरता का कार्य करना है, तो वो उस वक्त करें जब आपकी चंद्र नाड़ी चल रही हो। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी, क्योंकि आपको फिर इंटरनल भी आपको हेल्प मिलेगी वैसा कार्य करने में, उसको सपोर्ट करने में। और अब आपके अंदर ये भी प्रश्न उठ सकता है कि हम अपनी नाड़ियों को चेंज कैसे करें। उदाहरण के लिए आपको कोई मानसिक कार्य करना है, आपको कोई लेख लिखना है जिसमें आपको मानसिक शक्ति की जरूरत है, तो वो आप उस समय करें जब आपकी चंद्र नाड़ी चल रही हो। लेकिन आप देखेंगे आपकी तो सूर्य नाड़ी चल रही है, तो उसको चेंज कैसे करें, तो वो मैं अब आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपको घर बैठे बैठे अचानक आपको पता चलता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। और ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है? जब हमारे शरीर के अंदर गर्मी जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, पित्त ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस गर्मी के बढ़ने से हमारा ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाता है। और ब्लड प्रेशर हाई होने से गर्मी के कारण होता है, तो गर्मी बढ़ती क्यों है? क्योंकि उस वक्त आपकी जो सूर्य नाड़ी यानी कि जो पिंगला नाड़ी है वो ओवर एक्टिव हो रही है, वो कुपित हो गई है आपकी सूर्य नाड़ी। इस वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको अपोजिट करना है, आपको अपनी चंद्र नाड़ी को चलाना है। तो जब आप चंद्र नाड़ी को चलाएंगे तो क्या होगा, आपके शरीर के अंदर ठंडक बढ़ जाएगी, क्योंकि चंद्र नाड़ी ठंडी नाड़ी है। तो जब आपके शरीर के अंदर ठंडक बढ़ेगी तो वो जो गर्मी बढ़ी हुई थी वो बैलेंस हो जाएगी और आपका ब्लड प्रेशर उसी वक्त नॉर्मल आ जाएगा। लेकिन करेंगे कैसे? आपने क्या करना है, जैसे ही आपको पता चले कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तो आप दाईं करवट लेट जाएं और 5, 7, 10 मिनट दाईं करवट लेटे रहें। ऐसा करने से क्या होगा, जब आप दाईं करवट लेटेंगे तो आपकी जो बाईं नाड़ी है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी, और यानी कि जो नीचे की नाड़ी है दाईं नाड़ी वो दब जाएगी। और नीचे की नाड़ी दाईं नाड़ी नाड़ी कौन सी है? गर्म वाली सूर्य नाड़ी। तो 1 मिनट बाद ही आप देखेंगे जब आप करवट लेट जाएंगे कि आपकी जो ऊपर वाली नाड़ी यानी कि जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है, चंद्र नाड़ी, ठंडी नाड़ी, वो खुल गई है और नीचे वाली गर्म नाड़ी बंद हो गई है। तो जब ठंडी नाड़ी चल जाएगी तो आपका फिर ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाएगा, बॉडी की गर्मी रिलीज हो जाएगी। तो आपको अगर अपना स्वर चेंज करना है तो आप करवट लेट के कर सकते हैं। जौन सी भी नाड़ी आपको चलानी है वो वाली नाड़ी आप ऊपर की ओर रख के करवट लेट जाएं, तो वही नाड़ी 1 मिनट के बाद चलनी शुरू हो जाएगी। ये सबसे सरल तरीका है। या एक तरीका ये भी है कि जौन सी नाक बंद है आप उस उससे अपोजिट यानी कि जो नाक खुली हुई है उस तरफ की नाक आप बंद कर लें, और बंद वाली जो नाक है जिसको आप खोलना चाह रहे हैं उस तरफ से लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें, भरें और छोड़ें। तो कुछ सेकंड के बाद इस प्रकार से भी आप अपनी अपनी सांस को खोल सकते हैं। खैर, ये तो मैंने आपको जर्नल लाइफ टर्म की सारी चीज़ें बताई, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना किस प्रकार हमारे जर्नल लाइफ को इफ़ेक्ट करती है और कैसे आप इसको मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से एडजस्ट करके भी इससे अपना लाभ ले सकते हैं और क्या इसकी साइंस है। अब हम बात करते हैं ध्यान की। अगर
जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि जितनी ज़्यादा आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलेगी, उतना ज़्यादा आप ध्यान में गहरे जाएँगे। आप नोट करना, जब आप ध्यान में सीटिंग में बैठते हैं और जब आपको ध्यान का बहुत आनंदित पल आ रहा हो, जब आपको बहुत आनंद आ रहा होगा, उस वक़्त आप चेक करना, आपकी दोनों साँस चल रही होंगी, आपकी सुषुम्ना चल रही होगी। या आप ये देखना, जब आपके हृदय के अंदर बड़ा आनंद हो, आपको कोई बड़ी अच्छी खबर मिली है, आपकी नौकरी लग गई है सरकारी, या आपको कोई लॉटरी लग गई है, या पता नहीं कोई भी, अगर मान लो जब आपको खुशखबरी मिले, तो आप देखना आपकी दोनों श्वास उस वक़्त चल पाएँगी। यानी कि जब भी हम अनंत के शरण में होते हैं, जब हम ब्लिसफुल मोमेंट में होते हैं, उस वक़्त हमारी दोनों साँस चलेगी। हमारी सुषुम्ना उस वक़्त चलती है, क्योंकि सुषुम्ना और ब्लिस, आनंद, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। अगर सुषुम्ना नाड़ी चलेगी तो आपको आनंद आएगा, या अगर आपको आनंद आ रहा होगा किसी बात पे, तो आपकी सुषुम्ना चल जाएगी। काम भावना, काम कृत्य में भी यही होता है। जब आप सेक्सुअल एक्ट में डीप जाते हैं, उस वक़्त भी आप देखना, आपकी सुषुम्ना नाड़ी यानी कि दोनों श्वास आपकी चल रही होती है। इसी कारण से आपको काम क्रिया में भी आनंद आता है, क्योंकि आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है। तो सुषुम्ना नाड़ी, और समाधि में भी यही होता है। जब हम गहरी समाधि में चले जाते हैं, गहरे ध्यान में चले जाते हैं, उस वक़्त भी हमारी सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है। तो योग के अंदर तो ये प्राथमिकता है कि जितनी आपकी सुषुम्ना चलती चली जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा देर तक, उतना आप अध्यात्म के क्षेत्र में गहरे चलते चले जाएँगे। और जितने भी ऋषि मुनि, साधु संत, जो महान तपस्वी लोग होते हैं, उनकी सुषुम्ना नाड़ी उनकी डेली लाइफ में ज़्यादा से ध्यज़्यादा चल रही होती है। और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनकी सुषुम्ना पूरी तरह से खुल चुकी होती है और वो सिद्ध हो चुके होते हैं। तो अध्यात्म में हमारा यही ध्येय है कि किस प्रकार हम अपनी सुषुम्ना नाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा संचालित करें। तो कैसे करें, वो अब प्रश्न है। सबसे पहले, सुषुम्ना नाड़ी हमारी बंद क्यों हो जाती है या हमारी कम क्यों चलती है? एक तो प्राकृतिक कारण ही है कि प्रकृति ने ही ऐसा सिस्टम बनाया है, लेकिन समाधि का मतलब है कि आप प्रकृति के भी बियॉन्ड जा रहे हैं। तो उसमें हमारी सुषुम्ना जो बंद हो जाती है, उसका मुख्य कारण होता है हमारे शरीर के अंदर इकट्ठी हो जाने वाली अशुद्धियाँ, इम्प्योरिटीज़। हमारे गलत खान-पान के कारण, हमारी गलत लाइफ़स्टाइल के कारण, पोल्यूशन के कारण, इन सभी चीज़ों के कारण हमारी नेगेटिव सोच के कारण हमारी शरीर के अंदर अशुद्धियाँ आ जाती हैं बहुत प्रकार की। उन अशुद्धियों के कारण ही हमारी सुषुम्ना ज़्यादा चल नहीं पाती है। तो पहला तो कारण है कि अशुद्धियों के कारण। तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको आयुर्वेदा में जाकर अपनी बॉडी का पंचकर्मा कराना चाहिए, ताकि शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो सके। त्राटक का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि त्राटक करने से भी हमारे शरीर की शुद्धि होती है। और इसके अलावा कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम-विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। खासकर अनुलोम-विलोम का आपको अभ्यास करना चाहिए। इसको हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी बोलते हैं। तो जब आप नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करेंगे, तो आपकी नाड़ियों की जो अशुद्धि है, वो धीरे-धीरे दूर होनी शुरू होगी, जिससे कि आपका जो सुषुम्ना का जो आवागमन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा उचित आहार लें, सात्विक आहार लें, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, तो आपकी सुषुम्ना ज़्यादा से ज़्यादा चलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको एक अंत में एक ध्यान की विधि बताता हूँ। आप इस ध्यान की विधि को करेंगे, तो उससे भी आपका सुषुम्ना का जो स्वर है, आपके दिन में ज़्यादा से ज़्यादा चलना शुरू हो जाएगा। खासकर जिस वक़्त आप ध्यान में बैठे हैं, उस वक़्त आपकी सुषुम्ना और तेज़ चलनी शुरू हो जाएगी। कैसे? सबसे पहले आप अपने रूम में अपना शांति के साथ कमर सीधी करके, गर्दन सीधी करके, आइज़ को बंद करके, दोनों हाथों को घुटनों पे रख के आराम से बैठ जाएँ और अपने आप को शांत करें। अपने शरीर को शांत करें, श्वास को शांत करें, विचारों को शांत करें। और जब आप 2-4 मिनट में स्थिर होकर बैठ जाएँ, तो अपना ध्यान अपने नासिकाग्र पर लेके आएँ। और अब देखिए कि आपकी कौन-सी साँस चल रही है। उस वक़्त आपकी एक साँस बंद होगी जनरली और एक चल रही होगी। तो सबसे पहले जो आपकी श्वास चल रही है, आप अपना ध्यान उस पे टिकाएँ और 2-3 मिनट तक अपने उस नाक के छिद्र को, श्वास को अंदर आता-जाता देखते रहें। महसूस करते रहें कि साँस अंदर गई, बाहर आई, अंदर गई, बाहर आई। 2-3 मिनट जब आप इस प्रकार अपना ध्यान उस पे जमा लेंगे, जो श्वास आपकी खुली हुई है, जो नाक का छिद्र आपका खुला हुआ है,
तो फिर उसके बाद आप अपना ध्यान शिफ्ट करें दूसरी तरफ, यानी कि जो नाक का छिद्र बंद है। अब आप अपनी अटेंशन को, अपने ध्यान को नाक के उस छिद्र पे लगाएं जहां पर श्वास बंद है। तो 2-3 मिनट जब आप उस तरफ ध्यान लगा के रखेंगे और ये भावना करेंगे कि इधर से भी श्वास चलनी शुरू हो गई है, तो मात्र आपके देखने से ही, आपके अटेंशन देने से ही उस तरफ से भी श्वास चलनी शुरू हो जाएगी और जो नाक का छिद्र जो आपका बंद था, जो ब्लॉक था, वो भी खुल जाएगा और नाक के दोनों छिद्रों से आपकी श्वास आनी जानी शुरू हो जाएगी, यानी कि सुषुम्ना शुरू हो जाएगी। तो जब नाक के दोनों तरफ से श्वास आनी जानी शुरू हो जाए, खुल जाए, तब अब आप अपना ध्यान अब इसी प्रोसेस पे लगा के रखें कि आपकी श्वास अंदर गई और अंदर जाके पूरे नीचे फेफड़ों तक गई, कुछ सेकंड, आधा 1 सेकंड रुकी और फिर वो बाहर आ गई, फिर आधा 1 सेकंड रुकी, फिर श्वास अंदर गई, फिर आधा 1 सेकंड रुकी, फिर बाहर। इस प्रकार जो श्वास आपके लगातार अंदर बाहर आ जा रही है, उस पे अपना ध्यान टिका के रखें और लगातार इसी प्रकार अपने श्वास से अपनी स्मृति को जोड़ दें, यानी कि विपश्यना ध्यान में चले जाएं। तो बहुत ही आसान विधि है। बेसिकली मैंने आपको सुषुम्ना को जागृत करने के लिए इस ध्यान विधि को बताया है। तो उसमें बस आपको इतना ही करना है कि जब आप ध्यान में बैठें तो शुरुआत में देख लें कि नाक की कौन सा छिद्र बंद है, तो उस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वो छिद्र खुल जाएगा और आपकी सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाएगी। फिर आप उसके बाद अगर आप कोई अपना प्रिय ध्यान भी करना चाहते हैं जो आपने पहले से सोच रखे, आप उस ध्यान विधि को भी कर सकते हैं। लेकिन कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि ध्यान शुरू करने से पहले अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर लें ताकि आप ध्यान में गहरे जा पाएं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। आप इसको फॉलो करें, आपको लाभ होगा। धन्यवाद।